तो ये सादिया अली अकबर का एक पैगाम आया है कि बहुत से स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ ट्राई करते हैं और जब पॉइंट आता है ना, सब इकट्ठे घुसने की कोशिश करते हैं, तो सारे तो नहीं पॉइंट में घुस पाते। एक एक की बारी आती है, तो लोग यहाँ आते जा रहे हैं, मैं उनको एडमिट करता जा रहा हूँ। आप परेशान ना हो, लेकिन अच्छी बात यह कि इन्होंने दूसरों की फिक्र की, ये सबसे अच्छी बात है कि हमें दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। कुरान पाक में एक सूरह नमल है ना, नमल अरबी जबान में चूंटी को कहते हैं। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंटी की तारीफ की, है ना। तो क्यों तारीफ की? कि उसने दूसरी चूंटियों की फिक्र की कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पैरों तले रौंदी ना जाए। तो दूसरों की फिक्र करने वाले को अल्लाह ने, देखो, चूंटी जैसी छोटी सी मखलूक और उसका तस्करा कुरान पाक में कर दिया तारीफी कलमात के साथ, है ना। उस चूंटी, कितनी छोटी सी चूंटी है। तो ये अच्छी बात है कि जो है दूसरों की फिक्र की जाए। मेरी आवाज नहीं आ रही? अरीब ओस्मान का पैगाम मिला है कि जी मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में तो आवाज जा रही है। जी हाँ, आवाज आ रही है। तो लिहाजा अच्छी बात है कि दूसरों की फिक्र करना, और जो दूसरों की फिक्र करने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी सारी फिक्रों से यानी आज़ाद कर देते। ये मोहम्मद अवेस का मैसेज मैं समझा नहीं। साउंड हार्ट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं समझ में नहीं आया। उर्दू पता नहीं अंग्रेजी है कि उर्दू है, क्या है पता नहीं। जो भी जबान है मैं नहीं समझता भाई मोहम्मद अवेस साहब। अच्छा जी। तो लोग अब आना आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक करके। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही मोहम्मद अवेस को। तो मेरी जैसी आवाज है वैसी ही आएगी। चले, मैंने और माइक्रोफोन मुंह के करीब कर लिया, आप देख सकते हैं। तो जब सही आ जाए तो अवेस साहब जरूर बता दीजिएगा। मेरी जैसी आवाज है, जैसे भी आप लोगों के नसीब हैं कि मैं मुझ जैसा जो है आपको पढ़ा रहा है। तो क्या कर सकते हैं भाई, आवाज जैसी है वैसी ही मैं बोलूंगा। ठीक, बाकी मशीनों का भी मसला होता है, तो वो खराब आवाज उनकी वजह से भी हो जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये आवाज मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मतलब कोई जिसकी जिसकी जान ना निकल रही है ना, उसको सुनाएंगे तो इसका इंशाल्लाह इंतकाल आसानी से हो जाएगा, मैं अगर उसको अपनी आवाज में कुछ सुना दूं। अच्छा जी। बाज लोगों को साउंड सुनाई नहीं दे रहा, तो बाज मर्तबा आपके कंप्यूटर का जो स्पीकर है वो म्यूट होता है। एक तो माइक्रोफोन म्यूट होता है ना, एक स्पीकर म्यूट होता है। तो स्पीकर को सही कर लेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपको आवाज आ जाएगी। अभी भी मेरा भी कंप्यूटर का स्पीकर बंद था, तो मैं देख रहा था कि किसी की आवाज ही नहीं आ रही, इतनी खामोशी। तो देखा तो मेरा ही कंप्यूटर का स्पीकर म्यूट था, तो मेरे जो हैंड फ्री है उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा जनाब, अब लोग तो आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, आप लोगों को लेक्चर्स तकरीबन सारे मिल चुके हैं, बुक्स भी दी जा चुकी हैं। और पिछली दफ़ा हमने एक क्वेश्चन पेपर जो कि अनसॉल्व था उसको सॉल्व किया था, और उसका सॉल्व भी आपको अवेलेबल कर दिया गया है। उससे पहले एक सॉल्व पेपर भी आपको दे दिया गया था। लेकिन ये बात भी साथ बताई गई थी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर इसका कोई बहन भाइयों में से कोई पेपर होगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप समझें कि इसी नक्शे का इसी पैटर्न का पेपर आएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, वो तो आपके नसीब है कि आपका पेपर कैसे बनता है। ठीक, और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें, वरना एक छोटा सा काम आज और करना है, जो आप ही में से कुछ लोगों ने फरमाइश की थी। तो कोई सवाल आप में से पूछना है तो चैट के जरिए भी पूछ सकते हैं, वरना अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आवाज से भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मुझे पूछना ये था कि हाफ वेट की जो आपने हाफ वेट का जो न्यूमेरिकल आपने यूज किया था जी जी जी, तो उसमें आपने जो सॉल्व पेपर दिया ना उसमें 554 वैल्यू आ रही है, और जो आपने लेक्चर 4 में जो फार्मूला बताया था वो 5.54 है। तो 554 लगाना है या यूज करना है या 5.54?
कुछ भी लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो तो राय का इख्तिलाफ होता है, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। बाज़ किताबों में आपको ये वैल्यू तीसरे डिजिट तक भी मिलेगी, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो 5 पॉइंट समथिंग ही है ना दोनों, है ना? नहीं, पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, 554 है और एक 5.5 ये पॉइंट आगे। 5.5। अच्छा, लेक्चर में क्या दिखाया गया आपको? लेक्चर में 5.54। अच्छा, एक काम आप कर दीजिए, मैं आपको एक काम दे दूं, कर लेंगे आप? जी आप ऐसा करें, बुक्स भी मैंने आपको दे दी है ना, उन बुक्स जी में ज़रा देखेंगे फार्मूला क्या लिखा हुआ है, और मुझे जी आप अभी नहीं, बाद में देख लें, या अभी देख सकते हैं, अभी देख लें, क्योंकि मैं कई सारे लोगों से डील कर रहा हूँ ना, तो मुझे देखने में टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसा करें, देख के अभी बता सकती हो तो अभी बता दें, वरना आप जो है बाद में मुझे वो कर दें, किसी क्लासरूम पे मैसेज कर दें चैट पे, तो मैं उसका जवाब सबको वो कर दूंगा फ्लोट, ठीक है? ये ठीक दुरुस्त है सर। फॉर्मूला क्या पता मुझसे गलती हुई हो, इसको देख लेते हैं, जी ठीक है? जी ओके सर। जनाब। वैसे एक बात आपको मैं बताऊं, देखिए इम्तिहान जब लिया जाता है ना, तो उसमें ये बातें नहीं देखी जाती, बात देखी जाती है कॉन्सेप्ट क्या है। अक्सर प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल है ना, उसमें कॉन्सेप्ट होता है। फार्मूला याद करना ये आपका काम नहीं है। फार्मूला याद करना, क्या फार्मूला था क्या नहीं था, ये इतना ज्यादा काम नहीं है। जो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो फार्मूला खुद ही याद हो जाता है, ठीक है? असल ये है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और डेटा को कैसे मैनोवरिंग करना, मैनिपुलेट करना, समझना, इनपुट करना। तो असल कॉन्सेप्ट होता है। एक आदमी कॉन्सेप्ट ना रखता हो, लेकिन अपने आसपास से कहीं से उठा के चीटिंग करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे, ठीक, लेकिन उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव गलत करे, जो कि बहुत आसान था, है ना? ऐसे इम्तिहानी सवालात हैं पेपर्स में, ऐसे सवालात होते हैं कि एक सवाल इतना आसान है और उसी से मुतालिक न्यूमेरिकल है। अब वो न्यूमेरिकल तो आदमी दुरुस्त कर रहा है और वो छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, गलत दे रहा है, उसका कॉन्सेप्ट गलत है, तो इसका असर उसके न्यूमेरिकल पे भी पड़ता है। अब एक आदमी छोटे से सवाल का जवाब दुरुस्त दे रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल करते हुए उससे कुछ गलती हो गई, मसलन फार्मूला गलत लिख दिया, डेसिमल प्लेस आगे पीछे कर दिए, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर कर दिया, तो इस गलती को गलती नहीं माना जाता, लेकिन नजर आता है कि हाँ जी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इतना घबराने की भी जरूरत नहीं होती कि जी एग्जैक्ट हमें वो याद हो और रट्टा मारते बैठे हुए अजबर कर रहे हैं उसको, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। रट्टा मारने की मेरा नहीं ख्याल कि किसी पेपर में जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कुछ जहन में बैठ रहा हो तो उसको सर से दिमाग से निकाल दें। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है जी? वन वन होता है, या वन पॉइंट समथिंग होता है, 1.008 कह लें, जो भी। अब ये हम सब ने याद नहीं किया, हम में से किसी ने याद नहीं किया, ये हमें याद हो गया। कैसे याद हो गया? बार बार पढ़ करने से, समझने से, तो ये हमने कर लिया, ठीक है? बहुत सारे सवाल अभी आ गए, तो अभी देख लेते हैं। तो बार बार करने से याद हो जाता है ना। इसी तरह बार बार जब हम, जैसे आपका अपना नाम है, आपको आपका नाम क्या अम्मी अब्बू ने बिठा के याद करा, आपने रट्टा लगाया कि मेरा नाम जो है वो मरियम है, तो साकिब है, रेहाना है, सबाहत है, बार बार रट्टा लगाया आपने। जब मैं बैठ के घर से बचपन में मुझे तो नहीं बिठाया कि मेरा नाम शेख मुहिउद्दीन है, शेख मुहिउद्दीन है, शेख मुहिउद्दीन है, ये याद हो गया, एक दफा भी नहीं रटा मैंने, ठीक है? तो क्यों याद हो गया? क्योंकि इतना इस्तेमाल हुआ। ऐसी जो चीजें बार बार इस्तेमाल होती हैं, तो वो अंडरस्टूड होती है, जो आपको पता होंगी, तो वो इम्तिहान में नहीं बताई जाती। लेकिन बाकी चीजें जो बार बार नहीं आदमी करता, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी करता है, तो वो बातें आपको फिर बताई जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है? अच्छा, जो रेजोल्यूशन का बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रेजोल्यूशन वाले सवाल में मसला हो रहा है, तो मैं जरा सा उसको चले ड्राइव से ही ओपन करता हूँ ना, ताकि पता चले कि जी ड्राइव से मेरे पास तो मौजूद है कंप्यूटर पे, लेकिन तो मैं सवाल खोल लेता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ, और फिर आपसे पूछते हैं कि भाई क्या मसला हो रहा है। ये 2017 के ही पेपर का आप लोग शायद फरमा रहे हैं, ठीक है? और इसमें तो जरा सा जूम कर लेते हैं और मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ताकि जी जनाब, ये अब आपसे शेयर हो रहा है, वही सॉल्व पेपर है जो आपको भेजा गया है, मैंने एग्जैक्ट उसको गूगल ड्राइव पे ओपन कर लिया, और इसी में रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि फरमा रहे हैं ना आप लोग। तो रेजोल्यूशन वाला सवाल शायद आखिर में था, नहीं ये भी क्वांटिटेटिव था, ऊपर देखते हैं। जी, सी पार्ट इसका है ना, तो ये बी पार्ट तक है, सी पार्ट ये रेजोल्यूशन, ठीक है? अच्छा, एक गड़बड़ इसमें ये हो गई, पता नहीं मैंने तो नहीं की थी,
ये जो फिगर नजर आ रही है ना आपको, ये सिमेट्रिक वाली, ये फिगर बेसिकली पिछले सवाल की शायद थी या अगले सवाल की है। हाँ, ये गलती से यहाँ आ गई, इसको पार्ट डी में होना चाहिए था। ठीक है, तो बहरहाल अब इस सवाल में आपको यानी रेजोल्यूशन मालूम करना है। ठीक, तो रेजोल्यूशन मालूम करने के लिए पहले सवाल देख लें जरा सा, मेरे सवाल भी याद नहीं एग्जैक्टली, सारे सवाल हमारे सामने होते हैं कि जी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पीरियड आपको दे दी गई एसिटामाइनोफेन और कैफीन के लिए, और कॉलम का माइक्रोन साइज भी बता दिया गया, और इसके अलावा इसकी लेंथ बताएगी 10 सेंटीमीटर, और रिटेंशन टाइम 8 और 12 ये नहीं बताया। हाँ, रिटेंशन टाइम ये भी बता दिया गया कि एसिटामाइनोफेन का कौन सा है और कैफीन का कौन सा है। तो ए पार्ट में भी हो गया, एच मालूम करना था, ये भी इसको अभी आप मसला नहीं बता रहे। हाफ पीक विड्थ फॉर बोथ पीक्स, दोनों पीक्स के लिए हाफ पीक विड्थ मालूम करनी थी, तो वो बी पार्ट आपके सामने है, कुछ लोगों ने पूछा, ये बता देता हूँ कि हाफ पीक विड्थ में डब्ल्यू हाफ ये फॉर्मूला है। अब ये इसमें शायद मुझसे गलती हुई है, 5.54 है, 554 है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा किताब से, हो सकता है मैंने गलती से, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की है, ये 5.54 है, तो गलती की तो कैलकुलेशन भी गलत हुई होंगी। ठीक है, और मुझे बता दीजिएगा आप लोग की गलती है कि नहीं। अगर ये 5.54 आंसर कुछ और आएगा तो इससे डब्ल्यू हाफ निकालना है, बस इतनी सी बात। ठीक है, सी पार्ट हमारा रेजोल्यूशन का है। अब रेजोल्यूशन वाले पार्ट को जरा सा समझ लेंगे इसमें क्या हुआ। ठीक है, रेजोल्यूशन वाले पार्ट में हुआ ये है कि हमने एसिटामाइनोफेन का केस पहले लिया, जिसका 8 मिनट पे जिसकी पीक आ रही थी। ठीक है, बल्कि आई एम सॉरी, मैं डी पार्ट पे आ गया, सी कहाँ चला गया, ये रहा सी। हाँ, WB1, सॉरी, WB1 हम निकाल रहे हैं, B1 हमने लिया पीक 1 को। ठीक, 8 मिनट पे इसकी पीक आ रही थी, और इस सवाल में इसके जो पार्ट में एक डेटा दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि ये जो पीक आ रही है ये शुरू हो रही है 7.75 पे, खत्म हो रही है, यानी इसकी बेस पॉइंट बता दिए गए 7.75 और 8.25। अब यहाँ देखिए आप, यानी ये जो जगह है यहाँ पर शुरू में ए से पहले यहाँ पर जो जगह है, पता नहीं आपको कर्सर मेरा नजर आया है कि नहीं आ रहा, तो इसमें यहाँ पर जो 7.75 है और ये बीच में 8 है, और इन आखिरी में राइट हैंड साइड के बिल्कुल नीचे ये 8.25 है। तो पीक विड्थ कितनी हुई, बेस विड्थ WB1 इसको कहा, तो हमने इसको सब ट्रैक कर दिया, वो 0.5 आया। इसी तरह दूसरी पीक के लिए क्या होगा, इसी फिगर को हम देखते हैं, यहाँ पर शुरू में लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे पीक शुरू हो रही है 11.8 मिनट है, और राइट हैंड साइड पे जहाँ पीक खत्म हो रही है 12.4 मिनट है। तो 12.4 में से 11.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीक विड्थ आ जाएगी 0.6। अब रेजोल्यूशन का फॉर्मूला जो था वो ऊपर लिखा हुआ है, T2 माइनस T1 न्यूमिनेटर में, तो T2 12 था, T1 8 था, और WB1 WB2 नीचे हम लिख देंगे 0.6 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 80 आंसर आ रहा है, यानी एक अच्छी रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो मसला हल हुआ या कुछ और, या दोबारा समझाने की जरूरत है तो पूछ लीजिए। 5.54 भाई जवेरिया रहमान का आ रहा है जी, 5.54 है, तो भाई सब लोग इसको दुरुस्त कर लें, मैं भी इसको दुरुस्त करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 5.54। अच्छा, ये फॉर्मूला M+H, ये मुझे नहीं समझ में आई क्या बात है, नूर अली के नाम से आ रहा है, M+H के फॉर्मूले का क्या मतलब है, 2016 का भी बता दें। अच्छा, ये भी देखते हैं क्या है। विड्थ माइनस नहीं होगी, विड्थ माइनस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, यानी नीचे पॉजिटिव विड्थ आएगी, फॉर्मूला गलत है ये कह रहे हैं। अगर फॉर्मूला गलत तो आप फॉर्मूला देख लें, खाली वैल्यू पुट करनी होगी, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, खाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपका बेसिकली काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, ठीक, तो आप उसको प्लस से रिप्लेस कर दें, मैं भी देख लेता हूँ, सही करके दोबारा अपलोड कर दें। ठीक, चले, अच्छी बात ये कर दी, क्योंकि फौरी फौरी मैं भी टाइप कर रहा था साथ के साथ, इसलिए इसमें हो सकता है फॉर्मूला मुझे तो याद नहीं रहता, यानी याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मैं वो मखलूक हूँ जो एक दफा अपना नाम भी भूल चुका हूँ, तो मैं फॉर्मूला कहाँ से याद रखूंगा। ठीक है जी, और 2016 का क्या बता दूं, दुआ वकील ने पूछा, ये बता दीजिए। इतने सारे लोग कह रहे हैं तो जमहूरियत है, इंशाल्लाह प्लस साइन ही होगा इंशाल्लाह, मैंने भी तस्लीम की बात। दुआ वकील कह रही है रेजोल्यूशन 2016 में। अच्छा जी, चलें जनाब 2016 में चलते हैं, आप लोग बैठे बैठाए 2020 से 2016 में पहुंचा देते हैं। ठीक है जी, 2016 का सोल्यूशन पेपर
ये रहा 2000। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आइए आप 2016 का जो सवाल है, दो हजार सोलह में तो मुझे कौन सा सवाल है जिसमें रेजोल्यूशन पूछी गई है? मुझे तो यहाँ रेजोल्यूशन का सवाल अभी तक नजर नहीं आया, देखता हूँ कहाँ है। अभी तक लोग माशाल्लाह महफिल में आ रहे हैं, तो उनको भी एडमिट करना भी मेरा काम है। ना करूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगी, उनका वक्त ज़ाया होगा। हाँ जी। अच्छा, ये है, ये वाली चीज़ है ना, ये आपने पूछना चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें आप चाह रहे हैं कि रेजोल्यूशन बता दी जाए। पीक विड्थ पीक वन की वो 0.12 मिनट्स है, और विड्थ ऑफ पीक टू जो है वो 0.25 मिनट है। क्या रेजोल्यूशन होगा कि R1? अच्छा, इसको सॉल्व करके बता दिया गया है। फॉर्मूला मैंने यहाँ डाला नहीं, सुस्ती दिखाई मैंने, सुस्ती मुझे भी आती है बहुत, यानी मैं हजार सुस्तों का एक सुस्त हूँ बहरहाल। तो अब इसमें फार्मूला जो है वो वही फार्मूला होगा, और जैसे कि हमने पहले किया था, मैं फिर फार्मूला भूल गया। 5.54 था, ऊपर T2 - T1 था, और नीचे WB+W1+WB2 था, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा, और इससे 15 आंसर आ रहा होगा। तो ये आप लोग करके देख लें। तो आप लोगों को शायद मैंने इसलिए नहीं करवाया कि आप खुद करें तो अच्छा है, या अपनी सुस्ती की वजह से नहीं करवाया। तो डेटा मैं देखना चाह रहा था कि T1 T2 भी दिया हुआ है, 10.3 जो है T1 है, 15.9 T2 है, सब कुछ तो दिया हुआ है। T1 T2 क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, और उसके थर्ड इसके कौन से सेकंड पार्ट में आपको WB1 WB2 दिया हुआ है। बस फॉर्मूले में रखना है और आपको सॉल्व करके दे देना है। तो आप अगर कर लें तो अच्छा है, नहीं करना चाहते तो मैं मुझसे कहते हैं कर दो तो मैं कर देता हूँ। क्या कहते हैं, कर दूं या आप कर लेंगे? 15 आंसर नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, चले कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि इसके बजाय, शेयर करने के बजाय, आपको अब वर्ड की फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ, फिर शेयर कर देता हूँ, ठीक, ताकि वहीं सॉल्व हो जाएगा, आसानी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ज़रा सा मैं उसको खोल लूँ कि वो, जी, 2000, अच्छा 511 में जाना है ना हमें, 511 एग्जाम। और मैं ऐसा करता हूँ, वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ ताकि वो एडिट हो जाए, ठीक है। 2016 कहाँ चला गया? 2016 का चला ही गया, फिर मेरे कंप्यूटर पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा। एक जरा सा सब्र कीजिएगा साहब, मैं देख लूँ कि मैं सही फाइल पे ही पहुंचा हूँ, और मेरे ख्याल में बिल्कुल मैं सही कर। अच्छा जी, चलिए साहब, अब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ विंडो को। जी, अभी तक भी लोग हाजिर हो रहे हैं। अच्छा, पता नहीं ये मेरे पास शेयर में क्यों नहीं आ रहा। चले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें आ नहीं रहा।
अच्छा जी, आपको ये नजर आ रहा है सॉल्व? जरा कोई एक अनम्यूट करके बता दे। Incoming call. स्क्रीन पे आपको सॉल्व नजर आ रहा है? नो सर। जी नजर आ रहा था ना, ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये सवाल आपको नजर आ रहे होंगे, सॉल्व है वैसे। ये वर्ड की फाइल खोल दी मैंने उसकी वजह, ताकि हम इसको एडिट कर सकें। ठीक है, अब हमें जो है वो इसको नो सॉल्व सर। करना है। ठीक है, नो सर, तो नजर नहीं आ रहा है। आपको आपको सॉल्व नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अच्छा फिर इसको फिर क्या करें? ये क्यों नहीं शेयर हो रहा? एक मिनट अभी देखता हूँ। क्या वजह है कि ये नजर नहीं आ रहा? अच्छा जी, अब ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे अब सॉल्व पेपर नजर आ रहा है जी? किसी को बता दें, कोई अनम्यूट करके। सर ये अभी भी अपेयर नहीं हो रहा है। जी अब नजर आ रही है? नहीं सर, अभी भी आपकी पिक्चर आ रही है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन पेपर नजर जी नहीं आया? सर, यस सर, शो नजर हो आ रहा रही है है। आपकी। नजर आ गया नजर आ रही है। यस सर। है? यस सर। नजर आ रहा है, ठीक है, चले, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, अब आते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है हमारे पास ना, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ये सवाल, ठीक। तो अल्लाह करे कि ये ज़रा सही सही काम हो जाए, कि मैंने इसको ज़रा मोड चेंज कर दिया है। होम पे जाते हैं। ये एडिटिंग ही नहीं कर रहा, अजीब मसला है। टूल्स, अच्छा, एडिट डॉक्यूमेंट, ओके, अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट मोड में आ गया। अब आपको स्क्रीन डिफरेंट नजर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये सवाल अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा ना। सवाल ये है जो हमने करना है, प्लस इसका आपको ये सेकंड पार्ट करना है। अच्छा, मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। हाँ जी, हाईलाइट हो गया ना, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आ जाते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। ओके, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं हाईलाइटर का, ताकि सोल्यूशन आपको पता लगे कि जी कुछ और जगह पे शुरू हो रहा है। इसको हम ब्लू कर देते हैं या पिंक कर दें, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ओके जनाब, ठीक है, सोल्यूशन, ऑलराइट। अच्छा जी, आइए सोल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ये यहाँ लिख देते हैं। अभी अभी फार्मूले की इस्लाह भी हो गई, तो इस फार्मूले को मैं अभी आपके सामने लिख देता हूँ इंशाल्लाह। फार्मूला आपने बताया था कि रेजोल्यूशन आर कह देते हैं इज इक्वल टू रेशो था ये, इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो हमारा कंप्यूटर भी सुस्त हो गया है। ठीक है, रेशो आ गया 2, और फिर इसके साथ था T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस और T1, T1, ओके, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आप लोगों ने भी बताया कि ये WB1 प्लस WB2 है। ठीक है, तो इसको भी सही कर लेते हैं, ये प्लस होगा, तो WB1 और प्लस WB2,
3 नहीं 2। ओके, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब हम आते हैं आगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए साहब को कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू हमारे पास ये है 15.9 मिनट्स, ये है T2 की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक, इसको हम यहाँ लिख देते हैं T2 की जगह। ठीक, 15.9। ओके, और T1 की जगह हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू 10.3 मिनट्स, ये है। तो सभी रेड सेलेक्ट हो गया, यानी कंप्यूटर भी जज्बाती हो जाता है। चलें जनाब, तो ये 10.3 मिनट्स है ना, तो यहाँ पे 10.3 मिनट्स हम लिख देते हैं 10. ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम WB1 की जगह क्या लिखें साहब? तो ये आपको इस सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि पहले की पीक विड्थ 0.12 है, वो सेकंड की, और दूसरे की 0.25 है। तो अगर आप बदल भी दें, आगे पीछे भी कर दें, B1 की जगह B2, क्योंकि ऐड हो रहा है आपके मुताबिक, तो ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे 0.12 चले हम यहाँ लिख देते हैं, और दूसरे वाले को हम 0.25 दी हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब सॉल्व भी कर देते हैं साहब। हाँ, थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर वजाहत कर देते हैं। अच्छा, सॉरी, ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, 15.9 में से 10.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैलकुलेटर ले आते हैं। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि इसको हम कैलकुलेटर से करें, हमें ये काम ज़बानी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसमें तरक्की होती है। तो हम दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो दिमाग में कहाँ तरक्की होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ तरक्की हो रही, दिमाग में नहीं हो रही। बहरहाल, तो 15.9 माइनस 10.3, तो इसका आंसर क्या आ गया? 5.6। ठीक है, तो इसकी जगह 15.9 माइनस 10.3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5.6। 5.6 यही आया था ना हमारा, लेकिन अभी यही भूल गया क्या आया था, 5.6। ओके, अच्छा चलें, गलती से ये भी 55.6 हो गया। ओहो, लेकिन ये इम्तिहान में भी हो जाता है, मेरे से भी तो अल्लाह ताला ने लोग बनाए ना, तो गलती भी कर देते हैं। अच्छा, अब ये 0.12 और 0.25 ऐड करेंगे तो क्या होगा साहब? चले यहाँ दिमाग इस्तेमाल करते हैं। 0.12 और 0.25 को जमा करेंगे तो 0.37 आएगा। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। इज इक्वल टू अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 5.6 क्या होगा? मैं इसके भी रेशियो बना देता हूँ जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5.6 क्या होगा? 11.2। 2 6 12, 1 गया, 2 5 10, 11.2, 11. ओके, और 0.37। ऑलराइट, अच्छा, तो ये क्या होगा? इज इक्वल टू, तो अब इसको हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। चलें, 11.2 डिवाइडेड बाय क्या? 0.37, तो ये 30 आ रहा है साहब, 30.2। जी जनाब, मेरा भी जवाब गलत था जो आपको दिया गया नीचे, इसको भी सही करना पड़ेगा। 30 पॉइंट जो, फिर भूल गया मैं क्या था, 30.27। ओके, 30.27। तो जनाब ये दुरुस्त जवाब है, पहले वाला जवाब दुरुस्त नहीं था। तो ये काम मुझे आपको करके देना चाहिए था, लेकिन मैंने, आप कह लें सुस्ती की, या मैं समझा कि चलें आप लोगों को करने दिया जाए। अच्छा हुआ ना कि मेरी गलती पता चल गई। ओके, तो ये देखिए, अब हम ऐसा करेंगे, इसी को अपलोड कर देंगे दोबारा, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ठीक, कि हम सब ने मिलकर सॉल्व किया कि अल्लाह ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं सही हो रहा, ये। ओके, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात? ऑलराइट, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको मैं कल के बाद में चलें, इसको लेक्चर के बाद करेंगे, अभी हम इसको। ठीक है जी, तो इसको शेयरिंग स्टॉप कर दी जाए। मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, चलें जल्दी जल्दी से। सवाल जो था वो कुल ये था, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सबको नजर आ जाए पूरा सवाल। जी, अरे ये चला गया। जी जी जी, ये सवाल था, दो कंपोनेंट है A एंड B,
क्रिटिकल प्लेट्स हमें ज़रूरत फिलहाल इस पोर्शन में नहीं है। अलबत्ता T1 T2 ये दिए हुए हैं जो रेड कलर से मैंने कर दिए। और रेजोल्यूशन के बारे में कुछ बेटा WB1 WB2 0.25 और 0.12 मिनट्स ये किस जगह दिए हुए हैं, ये जो सेकंड नंबर पार्ट पे येलो कलर से हाईलाइटेड है। हमने ब्लू कलर से सॉल्व किया, फॉर्मूला यहाँ लिखा, फॉर्मूला लिख के हमने वैल्यूज लिख दी और फिर उसको सॉल्व कर दिया, तो ये 30.27 आया। ठीक है, रेजोल्यूशन का रिजल्ट। ठीक, तो ये इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। आप लोग भी कैलकुलेट कर लें, हो सकता है अब भी मुझसे गलती हो गई हो। तो ये आपका सवाल 2016 वाला भी हो गया। जी जनाब, अब हमने, अच्छा जी लोग आ चुके हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। जी जनाब, अब कोई और बात पूछनी हो तो बताइए। सादिया अली अकबर में जो फॉर्मूला बता रही हैं वो WB2 माइनस WB1, अगर यही फॉर्मूला है तो फिर आंसर कुछ और आएगा, और ये नहीं है तो क्या पता मैंने भी वही फॉर्मूला लिखा हो, 15 आंसर आ रहा हो। तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा किताबों में सवाल आते हैं, उन्हें सॉल्व करें ना, सॉल्व में सवाल भी हैं, जवाब भी हैं। ठीक है, तो आपको और वेरिफिकेशन हो जाएगी, नहीं हो तो मजीद पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई और बात? अच्छा, एक और फॉर्मूला रेजोल्यूशन का कोई बता रहे हैं जी। रेजोल्यूशन के मुख्तलिफ अंदाज हैं फॉर्मूले के। में लिखा हुआ है कि T2 माइनस T1 WR1 प्लस WR2 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो अगर ये फॉर्मूला है तो देख लें किसी किताब में अगर मौजूद है वाकई, तो फिर ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 15 आंसर सही आ रहा है। लेकिन चेक कर लीजिएगा इसको, और अगर जो बात पता चले मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 2017 का Q कैलकुलेटेड 0.5294 आ रहा है, क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज इज 0.56, इसको कंफर्म करने। अच्छा जी, मिसबार अजमन ने पूछा है कि 2017 का जो सवाल है उसमें 0.5294 आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू इन रेंज इज 0.56। अच्छा, मैं देख लेता हूँ 2017 का क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना वैसे ही बता देंगे, खाली कंफर्मेशन उन्होंने मांगा है। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 मैं निकाल चुका हूँ, आप लोगों से भी शेयर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेटा मौजूद है उसमें कह रहे हैं कि जी ये इम्प्रूव करना है प्रिसिशन, तो कोई Q टेस्ट लगाना था। तो 2.39 हमने सस्पिशियस वैल्यू ली, और 0.49 नियरेस्ट वैल्यू ली, और 0.51 जी 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 जी। अच्छा जनाब, इसमें भी गलती हो गई साहब, वाह भाई वाह, देखे ना, ये हुई ना बात, इस सवाल में भी गलती हो गई कि मैं शेयर करता हूँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, शेयर करता हूँ वो फाइल खोलकर। ठीक, क्या गलती हो गई ये भी आपको बता देते हैं। ठीक, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ, और सही बिल्कुल दुरुस्त इस्लाह की उन्होंने। अच्छा जी, मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। एक मिनट जरा सा रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। ओ, अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, और मैं अब आपको वर्ड की फाइल दिखा देता हूँ। जी जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में ये बताया इन्होंने कि इसमें कोई गलती हुई, और वाकई गलती है और बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये है कि हमने इसमें लिखा हुआ है कि जी Q टेस्ट अप्लाई करें, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको नजर आना चाहिए ना। ये है क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेटा मौजूद है इस पे Q टेस्ट अप्लाई किया गया। तो सस्पेक्टेड वैल्यू तो 0.39 ही थी, लेकिन गलती से ये जो 0.59 है ना, ये रेंज के लिए हाईएस्ट वैल्यू नहीं है। गलती से मैंने गलती कर दी कि 0.51 नहीं है बल्कि 0.56 ये वाली सबसे हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज होता है। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम सही कर लेते हैं, इसकी इस्लाह कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.56। तो 0.56 माइनस 0.39 क्या होता है? तो आइए हम कैलकुलेटर पर देखते हैं कि ये क्या होता है, पर ये कैलकुलेटर इतनी शराफत से आएगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम वैसे ही कर लेते हैं। तो 0.56 में से 0.39 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, और ये हो जाएगा
16 माइनस 9 7 और 4 1 तो 0.17 गालवन होगा। चलें मैं भी कोशिश करता हूँ करने की दोबारा से। अच्छा चलें, तो ये हो जाएगा 0.56 माइनस 0.39 इक्वल टू 0.17। यहाँ दुरुस्त है, तो ये आएगा इक्वेशन टूल्स नहीं आ रहे। अच्छा क्यों नहीं एडिट हो रहा है ये पता नहीं। अच्छा एक मिनट देखता हूँ, मैंने एडिट तो हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी आ जाइए भाई, इक्वेशन टूल्स, टेबल टूल्स, इक्वेशन टूल्स। चले कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि गलत आंसर क्या आ रहा है, क्या आएगा। 0.17 डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 0.39 माइनस 0.49 इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.17। तो ये तो मेरे पास ठीक सा आंसर, दोबारा देखते हैं। 0.39 माइनस सर 8 की जगह इक्वल टू, जी हाँ 0.1 और डिवाइडेड बाय 0.17, तो ये 0.588 आ गया, ठीक है। 0.588 ये आंसर आ रहा है। अब दुरुस्त हो गया, ये मसला हो गई, ठीक है। क्रिटिकल 0.625 है, तो ये इससे कम है। तो देखिए माशाल्लाह, ये जो रिजेक्ट हो रहा था एक्सेप्ट हो गया, क्या बात है। एक्सेप्ट द वैल्यू, आउटलायर कहना बुरी बात है, ये आउटलायर नहीं है। एक्सेप्ट द वैल्यू 0.39। वो जब मुजरिम होता है ना, एक आदमी, एक मुलजिम होता है, मुलजिम होता है जिस पर इल्जाम है, अब उसके खिलाफ सुनवाई हो रही होती है, केस चल रहा होता है, कोर्ट कचहरी हो रही होती है, तो उस वक्त उसको मुलजिम कहते हैं, मुजरिम नहीं कहते, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो बरी हो जाए तो फिर उसको आप ये नहीं कहते कि मुलजिम है, उसका मुलजिम भी नहीं रहता। लेकिन अगर वो बरी ना हो, सजा मिल जाए, तो उसे कहते हैं हाँ जनाब उसका ये मुलजिम है और उसको मुजरिम है बल्कि, ठीक है, उसका नाम मुलजिम से अब मुजरिम हो जाता है, ठीक। तो ये सवाल हमने सॉल्व किया अभी आपके सामने, ठीक। तो जनाब ये ठीक, तो ये सही हो गया, दुरुस्त हो गया। इसको भी इंशाल्लाह हम आप लेक्चर के बाद में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, और कोई बात जो आप लोगों ने पूछनी हो, बतानी हो तो पूछ सकते हैं। सर क्यू क्रिटिकल के लिए टेबल देखना होगा, बिल्कुल सही है। वैल्यू माइनस में आती है, लेकिन न्यूमरेटर मॉडुलस होता है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सर नियरेस्ट थोड़ा सर जोर से बोलिए। सर जी बोलिए। नियरेस्ट वैल्यू 0.48 है या 0.49? अच्छा 48 या 49, ये भी मसला है, तो मैंने देखा ही नहीं। चले देखते हैं, ये एक और गलती निकल आई, कोई बात नहीं। हाँ जनाब, 0.39 से नियरेस्ट वैल्यू, ओ देखो, ये तो सरापा गलती है। 0.48 है साहब, अब इसकी इसलिए आप लोग कर लीजिए साहब, जल्दी में काम हो गया, ठीक है। बहरहाल तो ये 0.48 की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब मैं इसको सॉल्व दोबारा कर लेता हूँ। तो 0.39 माइनस 0.48 ये हो गया 0.09, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 0.17 से, तो 0.529 आ जाएगा, और कम हो गया साहब। चलिए अच्छा हुआ, ये सही हो गया, ठीक है। 0.529 है और क्रिटिकल से स्टिल कम ही होगा, वैसी बात है। चलिए जनाब, और बेहतरी हो गई, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मैंने करेक्ट कर लिया है, मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। शेयर करने लगा हूँ, ये शेयर हो गई, ठीक। और ये जनाब मैंने अब इसको दुरुस्त कर लिया, इसकी इस्लाह पर इस्लाह हो गई है। ये देखिए 0.49 के बजाय 0.48 कर दिया, इससे इसका न्यूमरेटर 0.1 की जगह 0.09 हो गया, और जब डिवाइड किया तो अब ये वैल्यू नहीं आ गई, 588 के बजाय 0.529 हो गई, जिससे
अब ये वैल्यू क्रिटिकल से स्टिल कम है, लिहाजा हमें इसके लिए वही रिजल्ट है कि इसकी एक वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने इसको तवज्जो से देखा और इसकी इस्लाह हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम 2017, अतिया हाशिम पूछ रहे हैं। अच्छा जनाब, 2017 क्वेश्चन नंबर 10, 2017 क्वेश्चन नंबर 10 नीचे, अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, कर रहा हूँ, आपके सामने ही है, नजर आ रहा है सब आपको। क्वेश्चन नंबर या 10 जी, जी जनाब, हाजिर है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या करना है ये बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, इसको समझना है, दोबारा समझा दूं, ये कहना चाह रहे हैं? सवाल नंबर 10 दोबारा समझा रहे हैं? जी जनाब, चलिए जी दोबारा समझा देते हैं। हुक्म हाकिम मर्गे मुफाजात। जी अच्छा जी, अभी तक लोग आ रहे हैं। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 में नजर आ रहा होगा यकीनन आपको कि use the following chromatogram compound A, B, C is a standard mixture of 10 ppm each. A, B and C is run. A, B, C रन किए गए और यहाँ क्रोमेटोग्राम स्टैंडर्ड का दिखाया गया, लिखा हुआ भी स्टैंडर्ड मिक्सचर है, तो A बता दिया गया, B बता दिया गया, C बता दिया गया और उनके पीक एरियाज भी दे दिए गए। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि सैंपल रन किया गया, तो सैंपल में ये क्रोमेटोग्राम आया और पीक एरियाज दिए गए। ठीक, तो एक तो हमें नंबर 1 पहचानना होगा कि इस रिटेंशन टाइम पे जो पीक सैंपल में आ रही है, क्योंकि वो उसी फ्लो रेट पे, उसी कॉलम पे, उसी मोबाइल फेस पर, उसी वक्त पर, उसी इंस्ट्रूमेंट पर हम जब काम कर रहे होंगे आइडेंटिकल, तो जो इस टाइम पे पीक आएगी तो वो क्या होगी जनाब, एक ही पीक होनी चाहिए। इस टाइम पे जो पीक आएगी 6.3 कह लें, 4 कह लें, 3.5 कह लें, बी आएगी, और ये जो तकरीबन 9.1 के करीब जो पीक आएगी वो सी आएगी। तो इसी तरह हमने यहाँ पहचाना कि ये जो पीक आ रही होगी ये ए की होगी, ये पीक बी की होगी और ये पीक कंपाउंड सी की होगी। ठीक है, ये कंपाउंड सी की होगी। ये जो 1001 है तो ये पीक हमारी जरूरत की नहीं है। तो एक सवाल में भी पूछा गया था कि क्यों पीक ज्यादा आ रही है, बता दिया था हमने। अब बी पार्ट में नहीं पूछा गया कि सी पार्ट में, हाँ नॉट बी पार्ट, सी पार्ट में पूछा गया था ना, या बी में पूछा गया, चले बी में पूछा गया होगा। अब स्टैंडर्ड ए की कंसंट्रेशन हमें पता है, सारे स्टैंडर्ड 10 ppm, सारे स्टैंडर्ड 10 ppm के थे, तो हमने 10 ppm के स्टैंडर्ड में हमने लिखा भाई 2456 इसका पीक एरिया आ रहा था। तो अगर पीक एरिया सैंपल में, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है 2987 है, तो फिर क्या करेंगे, तो 2987 यहाँ लाना होगा तो 2457 हटाना होगा, तो इससे वहाँ ले आके डिवाइड कर देंगे और दोनों साइड 2987 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर 12.16 आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने उसी वक्त शायद फिलबदी किया था या पता नहीं पहले करके दिया होगा आपको, तो ये 12.16 है। बिल्कुल ऐसे ही काम हमने स्टैंडर्ड बी के साथ किया, सेम सिमिलर, कि हमें इसका 2254 इसका पीक एरिया था, इसका सॉरी स्टैंडर्ड का 3654 था और सैंपल का 2254 था, तो हमने बिल्कुल वैसे ही काम किया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आए, वैसे ये तो यूनिटरी मेथड है, जैसे होता है ना कि एक दर्जन अंडे अगर 120 रुपए के हैं तो 2.5 अंडे कितने के होंगे, बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते? तो एक दर्जन अंडे अगर 120 रुपए के हैं तो एक अंडा कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ, तो 2.5 अंडे कितने के होंगे, 25 रुपए के होंगे, है ना? वो अलग बात है कि 2.5 अंडे आप दुकानदार से लेके दिखा दें, ठीक, उबला हुआ ले सकते हैं, कच्चा नहीं ले सकते। ठीक, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं, यूनिटरी मेथड है। दूसरा तरीका C1 E1 C2 V2 भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल एक अजीब सा मामला रखता है, स्कोर नहीं शो किया जाता। ठीक, अच्छा जी, ठीक है साहब, और कोई बात? 10 रुपए का अंडा आ गया, क्या बात है, अच्छी बात है। आजकल गर्मी है, 10 रुपए का अंडा है और दुआ करेंगे 10 रुपए का ही आया है सर्दियों में भी। ठीक, सर इसमें भी का आंसर चेंज आ रहा है, 8.492 आ रहा है। अच्छा, 8.492 आंसर आ रहा है इसका, तो बहुत सारे हैं, आंसर चेंज आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो गई हो। चलें तीनों में देख लेते हैं, कैलकुलेशन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 2987
7 डिवाइडेड बाय 2 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10। पहले का आंसर 12.16 आ रहा है दोबारा मेरे पास, दूसरे को चेक कर लेते हैं। 2254 डिवाइडेड बाय 3654 और इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 10 भी है, तो ये हो जाएगा 6.16। ये भी दुरुस्त आ रहा है। और तीसरे का आंसर जो है वो मैं चेक करता हूँ, यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2112 डिवाइडेड बाय 3567 मल्टीप्लाई बाय 10, 5.92 आंसर आ रहा है मेरे पास। अच्छा, ये डिफरेंट आ रहा है, देखते हैं दोबारा, शायद 2112 डिवाइडेड बाय 3657 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, ये 5.77 आ रहा है, ये बहुत डिफरेंट आ रहा है। 2112 डिवाइडेड बाय 3567, अच्छा मैं 3657 लिख रहा हूँ, 3567 है मल्टीप्लाई बाय 10, 5.92 जनाब। का मतलब है इसमें हमसे भी गलती हो गई, इसकी भी इस्लाह हो जाती है, अच्छी बात है। नहीं, 5.92 तो लिखा हुआ है, सही है, ओके, ये भी दुरुस्त है साहब। ठीक है, ये भी दुरुस्त है, लिहाजा इसका भी मामला हो गया। ठीक, जी जनाब। अब और कोई बात, यहाँ क्या आया हुआ है, एक मिनट, बहुत सारे सवाल हो गए भाई माशाल्लाह। अनसुद्दीन कह रहे हैं 2016 का क्वेश्चन नंबर 2, चलें वो भी देखते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपसे। 2016 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, आते हैं। Two barrels of wine are analyzed for their alcohol content to determine whether they are from different sources to the indicate difference between the types। अच्छा, ये जो दूसरा सवाल है ना साहब, ये आपको कराया नहीं गया। ठीक है, ये इंशाल्लाह फाइनल ईयर में जो लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएंगे वो लोग कर लेंगे। उस साल मैंने करा दिया था, लेकिन कराने के बाद मुझे अफसोस हुआ था कि वो नहीं कराना चाहिए था। तो ये आपके इस कोर्स से आउट की बात की, इसलिए इस सवाल को आप रहने दीजिए। ठीक है, अगर कोई समझना चाहे तो अलग बात है, मैं समझा दूंगा, लेकिन ये आसान है। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, उससे पूल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर टी का फॉर्मूला होता है, टी निकालते हैं और टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ज़रूरत है इसके, ये मुझे अंदाज़ा नहीं रहा कि आप लोगों को ये सवाल भी दिया गया है। ठीक, और कोई बात साहब? और क्वेश्चन नंबर 10, राहिला परवीन, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रही हैं? LA सर समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12 का ई एक अंडा, अच्छा 12 का एक अंडा, अच्छा, अंडे की कीमत बता रही, मैं समझा सवाल पूछ रही। हाँ जी, और सवाल पूछा है जवेरिया रहमान ने कि AU अपॉन AK इज इक्वल टू CU अपॉन CK से भी सवाल हो सकता है। जी जी बिल्कुल, इसी से सवाल होगा, ये मैंने आपसे बताया था, इससे हो जाएगा AU अपॉन AK, और CU अपॉन CK से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, 2016 0.25 and 0.12 are half it and how do 0.12 are in minus। ये कह रही है नहीं 2016 के क्वेश्चन पेपर में एक मिनट में देखूं क्या भूल गया मैं क्या कह रही थी। 2016 के क्वेश्चन पेपर में जी, क्वेश्चन नंबर 8 में, अच्छा 2.25 एंड 0.2 हाफ इट दें। चलें देखते हैं क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 8।
2016 2017 2016 क्वेश्चन नंबर 8 में तो हाफ फिट का कोई चक्कर ही नहीं है। ये जरा चेक कीजिएगा कि जो सवाल पूछा गया है ना, सर काइंडली कंफर्म क्वेश्चन नंबर 8 इरम कुरैशी जो है इन्होंने भी पूछा है। ये 2017 की बात कर रही है, 2016 की बात कर रही है। मैं देख लेता हूँ, चले 2017 की तो बात नहीं करें क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में पीक विड्थ का इस्तेमाल तो नजर नहीं आ रहा कहीं भी। मैं आपका सवाल समझ ही नहीं पाया, आप काइंडली समझा दें क्या? सर 2016 में अभी आपने रेजोल्यूशन का एक्सप्लेन किया था, जी ये उसी का सवाल है। रेजोल्यूशन में मैं एक मिनट आप मुझे बताइए, मैं दिखा देता हूँ। 16 का सवाल है 17 का, पहले बताइए। सर आप जो 16 का है। अच्छा 16 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 तो ये है, 16 का जो नजर आ रहा है आपको ये तो नहीं है वो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? सर अभी आपने एक्सप्लेन किया था कुछ टाइम पहले रेजोल्यूशन का अभी जो किया था 2016 वो ये है, 17। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? तो इस पे क्या पूछना चाह रही हैं आप, जरा सा पूछिए। सर ये जो विड्स दी हुई हैं इनके बारे में पूछना था कि ये 0.12 और 0.25 मिनट्स में लिखा हुआ है, तो ये हाफ विड्स हैं या बेस विड्स हैं? ये बेस फिट्स लिखा हुआ है ना, इनके फिट्स यूनिट हाफ फिट तो मिनट्स। हाफ फिट लिखा जाएगा, यूनिट मिनट्स होते हैं। एक्स एक्सेस पे मिनट है ना, मिनट्स होते हैं। अगर टेंशन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट दिखी जाएगी, ठीक है ना। टेंशन टाइम है तो टाइम की यूनिट, ये क्रोमेटोग्राफी से निकाली जाती है ना, क्रोमेटोग्राम से। तो जो इसका एक्स एक्सेस होगा वही इसका यूनिट होगा, ठीक। अच्छा जी, और कोई जनाब सवाल देख लेता हूँ मैं। हदीसा बतूर का भी यही सवाल था शायद, और मिसबार आजम ये कह रहे हैं जी कि इनका कहना है क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू वैल्यू। अच्छा, ये मिसबार आजम कौन सा ईयर का सवाल है साहब? नंबर 3 यहाँ में देखना पड़ेगा। नंबर 3 नहीं, ये तो वो नहीं लग रहा, 2017 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 2017 में तो बताया ही नहीं आपको, वो शायद न्यूमेरिकल प्रिस्क्रिप्टिव सवाल नहीं था। तो जी बोलिए, आवाज आपकी तरफ से। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। अच्छा जी, ठीक है। तो अब ऐसा करें, ये जो मिसबार आजम है ना, ये मुझे मैं नोट कर लेता हूँ इसको, और इंशाल्लाह फिर मैं देख के बता दूंगा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्वेश्चन नंबर गलत बता रहे हैं या फिर कोई और मसला है, ठीक है। देख लेते हैं इसको। आप सब लोग अपने माइक म्यूट रखें कि मुझे मेरी आवाज़ ही दोबारा पलट के सुनाई दे रही है, आवाज गश्त हो रही है मेरे पास, ठीक है। तो आप सब अपने माइक म्यूट रखें, अगर कुछ पूछना हो तो माइक को अनम्यूट करें, ठीक। अच्छा, असमान नईम ने पूछा है कि फूड सैनिटेशन इंक्लूड है? नहीं, इंक्लूड नहीं है, पहले था, पहले था नहीं, हमने डाला था लेकिन गलत पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अजबाज खान पूछ रहे हैं 2016 का 0.25 0.12 और हाफ विट। जी ये हाफ विट नहीं है, ये शायद फुल विट है, नॉट हाफ विट। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। असल में क्वेश्चन असल है, नंबर कोई भी हो कोई बात नहीं, यानी असल तो शख्सियत है ना, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। चले मैं इसमें आपको शेर सुना दूं कि हम रूए सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 है, कल क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 2016 का हमारा रमजान कह रही 2016 का क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट जस्ट एक्सप्लेन कर दें। अच्छा साहब 2016 का देखते हैं लास्ट पार्ट।
तो कुछ टाइम हमने कुछ और चीज़ों के लिए भी रखना है। 8 का लास्ट पार्ट, ओके 8 2016 क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। एक किसी को पार्टी नहीं है तो यही है, कॉन्फिडेंस लिमिट आपसे पूछी गई है और मीन दे दिया गया, और क्वेश्चन के अंदर डेटा में अगर आप देखें तो मीन प्लस माइनस टी एस अपॉन रूट एन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम होना चाहिए आपको, और टी की वैल्यू टेबल से निकालेंगे और एन की वैल्यू रेप्लिकेट। आवाज नहीं आ रही है, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी का माइक्रोफोन ऑन है जिसकी वजह से आपकी हाँ, आवाज में किसी का माइक्रोफोन ऑन है वो म्यूट कर लें, काइंडली सब अपना चेक कर लें अपना अपना माइक्रोफोन, वो ऑन है इस वजह से आवाज खराब हो रही है। ठीक। अच्छा जी, ये जो सवाल पूछा था ना, कि ये सवाल पूछा था किसने, अस्मा रहमान ने, नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। कॉन्फिडेंस लिमिट होती है म्यू प्लस माइनस टी एस अपॉन रूट एन। तो वो जो डेटा दिया हुआ है ना, यहाँ इस वक्त सवाल पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो आपके पास डेटा होगा, सवाल होगा, तो उस डेटा को आप देख के उसका मीन निकालेंगे, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, उसका रेप्लिकेट्स आप मालूम कर लेंगे कितने रेप्लिकेट्स हैं, और टी की वैल्यू आपको टी टेबल से निकालनी पड़ेगी। n-1 जितने रेप्लिकेंट है, अगर 10 है तो 9 से, और 95% पे निकालना हुआ दिया हुआ है ऊपर, और फिर टी की वैल्यू आ जाएगी। बस आप इसको यहाँ पुट करेंगे और बस ये आंसर आ जाएगा। तो 0.5027 तो यकीनन उसका मीन होगा, लेकिन जो बाद में 2.559 10 माइनस 4 है, ये टी एस अपॉन रूट एन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो असमा रमजान की फरमाइश पे ये काम हो गया था। अच्छा, सवाहत साहब फरमा रहे हैं हम कॉन्फिडेंट लिमिट का फॉर्मूला कब यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में यूज कर लिया, पता चल गया आपको कब यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत से मौके हो सकते हैं जहां हम कॉन्फिडेंस लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बीना बनीन जहरा, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 2016। अच्छा जी, चलिए साहब, 2016 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट टू तो उसमें है ही नहीं, 2017 तो नहीं कह रही आप। 2017 के क्वेश्चन नंबर 2 में कंसंट्रेशन मालूम करने को कहा गया है पार्ट 2 के, और इसमें ये तो बहुत ही सिंपल सा है, वही हमने इसमें हमने क्या किया है, डाइल्यूशन फैक्टर लगाया है, क्योंकि स्टॉक लेके 25 हमने मेकअप किया था 0.1 मोलर का, तो कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड की ये बन गई। ठीक है, और ये हमने आपको सब्ट्रैक्ट क्यों किया, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया था, ये बताया था कि इस वाले रन के अंदर हमने स्टैंडर्ड ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड ऐड किया है उस स्टैंडर्ड की वजह से, एक मिनट ज़रा, कुछ लोग और ऐड हो रहे हैं, उनको मैं ले लूँ वरना वो हो जाएंगे। ओके, ठीक है, दोबारा आते हैं जी इस पर। तो स्टैंडर्ड जो ऐड किया था तो वो उसकी वजह से पीक एरिया बढ़ गया, बाकी तो सैंपल का अमाउंट मौजूद ही था, तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 3654 में से 254 से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो पीक एरिया आ रहा है बेसिकली सैंपल की वजह से नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड जो ऐड किया हमने 20 ml उसकी वजह से आ रहा है। उधर हमने उसके लिए बताया स्टैंडर्ड 0.1 मोलर का तो था, लेकिन 20 ml ऐड करने 25 ml मेकअप होने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन मालूम करनी, वो 0.08 मिली मोलर कैफीन। अब हमने कहा कि जी 2546 पीक एरिया जो है वो क्या दे रहा है, इसका मतलब है, तो हमने इसको यूनिट मालूम किया, 2546 को मल्टीप्लाई किया इससे और डिवाइड किया इसके पीक एरिया से, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड का पीक एरिया आ गया, ये जैसे स्टैंडर्ड पीक एरिया और स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन ये आ गई। ठीक है, तो हमने पीक एरिया और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, ए यू और अपॉन ए के, सी यू अपॉन सी के करके, और 2546 सैंपल का पीक एरिया है, इससे हमें सैंपल में मौजूद कंपाउंड की कंसंट्रेशन पता चल गई, लेकिन ये डाइल्यूटेड फॉर्म में थी, तो इसको कंसंट्रेटेड मालूम करने के लिए हमने इसको C1U1 50 से प्रोसेस किया, 25 ml मेकअप हुआ था, 5 ml सैंपल लिया गया था, तो बिल्कुल दुरुस्त आंसर ये आना चाहिए इंशाल्लाह, 0.9199। ठीक है, तो ये हो गया जनाब, आपने कहा था दोहरा दीजिए, दोहरा दिया गया। ठीक, अच्छा साहब, आप दोबारा इस पे आ जाते हैं जी। आपका मेरे ख्याल में अब काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है जी, अब माइक का मसला है वो भी इंशाल्लाह हल हो गया होगा, लगता है।
ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ पिछले लेक्चर में मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि हमें एमसीक्यूज भी आप थोड़े से करा दें, तो वो मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले थे, मेरे पास थे, उनका सॉल्व भी कर लिया है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको मैं, वो बात ये है कि शायद हो सकता है कि लोगों का ये जहन हो कि जी ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा इसलिए एमसीक्यूज कर लो तो काम हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा है ही नहीं। अभी तक ऑनलाइन एग्जाम का मैंने आपसे शायद पहले भी कहा था, हमने हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम वैसे ही होगा जैसे आपका हुआ करता है, बस उसका हम इंतज़ाम इंशाल्लाह करेंगे किसी मौके पर कि किस तरह से एहतियात के साथ आपका इम्तिहान ले लिया जाए। ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी, आप में से किसी ने, तो मैंने एक निकाला है, कुछ कुछ एमसीक्यू हासिल किए, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। इसमें इसका सॉल्व भी मौजूद है, तो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट सूटेबल आंसर, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ये पहला पार्ट है। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, एडिटेबल है नहीं, तो मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ टूल्स में जाकर। चलें, एडिट नहीं हो रहा है। अच्छा, चलें, वरना मैं चाह रहा था क्वेश्चन नंबर डाल देना, ये नहीं, चलें मैं इसको, ये व्यू में जाके एडिट हो जाएगा, व्यू जी में जाके एडिट हो जाएगा। नहीं, इसको मैंने असल में ना किसी मोड में ले आया हूँ ताकि आपको नजर आए, लेकिन ये मुझे खैर उसमें टाइम लगेगा। इट्स ओके, ये हो ये जाएगा, ओके, edit हो काम जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो इसको मैं सिर्फ इतना सा काम करना चाह रहा था कि आपका जो फोन पे जाते हैं और इसको नंबर कर देते हैं ना, ताकि आपको ये नंबर से नजर आ जाए। ओके, ये कर देते, ठीक, और राइट, वरना वो आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, तो नंबर 1, पार्ट 1 है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेविएशन इज नोन एज। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये बोल्ड किया हुआ है, तो सही आंसर। ठीक, तो ये आपके सामने है। तो ये असल में सिर्फ दुरुस्त आंसर ही नहीं होता, जो इनकरेक्ट आंसर होते हैं उनको भी देखना होता है कि किस तरह से हम बहक सकते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर ये बोला जाता कि रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ द एवरेज एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज, तो ये रिलेटिव एरर होता। ठीक है, और अगर ये लिखा होता द स्क्वायर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेविएशन इज नोन एज, तो फिर वेरिएंस होता। ठीक है, इस तरह से सवालात बन सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा सवाल है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है कंपाउंड का, कि इसकी जो वैल्यू मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये दी हुई है। तो इसका मतलब है दिस 0.10 इज मीन एंड 0.01 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो 0.01 अपॉन 0.10 आंसर होगा, ये बोल्ड करके बता दिया गया, आपके सामने मौजूद। ठीक है, दुरुस्त आंसर इसमें मौजूद है, जवाब आता। अच्छा जी, तीसरे पार्ट में लो रिलेटिव एरर मीन्स, कम रिलेटिव एरर मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अब रिलेटिव एरर का ताल्लुक होता है एक्यूरेसी से। ठीक है, तो कम रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी अच्छी है, हाई एक्यूरेसी। ठीक है, तो बाद सवालात में नन ऑफ डीज, जैसे ऊपर भी था इसमें भी है, जहाँ नन ऑफ डीज होता है तो वहाँ ज्यादा मसला होता है। ठीक है, इसलिए जरा इसको समझ तवज्जो से देखना होता है। फोर्थ पार्ट में कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन एनालिसिस ऑफ 0.01 मोलर Fe2। तो एब्सोल्यूट एरर मालूम करना है, 0.01 मोलर ट्रू वैल्यू है, और सबसे आखिर में लिखा है रिपोर्ट इज सेइंग दैट Fe2 प्लस कंसंट्रेशन इज 0.009। जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है वो 0.009 है, और जो ट्रू वैल्यू 0.01 है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में बताएंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आया वो माइनस, इसका आंसर 0.001 आया। अगर ये माइनस में भी आया तो हम इसको पॉजिटिव वाला बताना है, नहीं ये नहीं कह सकते आपके दो आंसर सही है, इसमें दो नहीं सही है, इनके एब्सोल्यूट एरर कहा गया है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पोर्शन जो है, ये आपका जो कहलाएगा, जो बोल्ड हुआ है। पांचवा सवाल क्या? द डैश रेप्लिकेट्स गिव सम ऑफ ऑल रेप्लिकेट डेटा इन 50 एंड द मीन ऑफ सेम डेटा इज 2। तो रेप्लिकेट्स पूछे गए हैं, और जो सम ऑफ ऑल रेप्लिकेट क्या है वो 50 है, यानी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, जितने रेप्लिकेट थे उन सबको ऐड किया गया, तो उसकी वैल्यू क्या आई? 50 है, और सैंपल का मीन क्या आया? 2 आया। ठीक, तो अब क्या करें?
तो जनाब मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? तमाम वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय रेप्लिकेट्स। ऐसा ही होता है ना, अगर आपके पास 5 वैल्यूज होंगी तो 5 के 5 को जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। अब इस चीज में क्या दिया हुआ है आपको कि मीन दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि सम ऑफ वैल्यूज क्या आ रहा है, और एन पूछा जा रहा है, डिनोमिनेटर में जो एन होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इक्वेशन इंसर्ट करके बता दूं। इक्वेशन यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं ना, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ ये इक्वेशन इंसर्ट कर लेते हैं और आपको फिर बता देते हैं। चलें साहब, तो हमें पता है कि मीन जो है, मीन मीन कैसे है भाई? अच्छा, इक्वेशन 2 में हम गए और ये ऑपरेटर से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलें, यहाँ नहीं आ रहा, एक्शन लेना पड़ेगा जी, यहाँ पे हो जाएगा काम इंशाल्लाह हमारा। ये ओके, सिर्फ ये मीन जो है यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, मीन, ठीक है। मीन हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू, और अब ये होता क्या है, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, तमाम वैल्यूज का सम, ठीक। सही बात बताऊं तो यहाँ में लिखना चाहिए प्रॉपरली एक्स आई, ठीक, ये हो गया एक्स, और इसके बाद ये हो गया आई, ओके, और इसको भी करना चाहिए, बनाना चाहिए एक्स आई, ठीक है, आई, ओके, अपॉन एन, ठीक। ये होता है मीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, ये इतना लंबा है नहीं, फिर बस मैं अपने जैसे लोगों के लिए कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, कर चुके होंगे। ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया। सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या है, यहाँ पर ऊपर हमें दिया हुआ है, वो है 50, ठीक है, तो यहाँ 50 लिख देंगे, और रेप्लिकेट मालूम करने, और मीन दिया हुआ है वो 2, यहाँ मीन लिख देंगे 2, ठीक है। तो एन कैसे मालूम होगा? एन अगले स्टेप में कर लेते हैं, चले। एन ऐसे मालूम होगा कि, एक मिनट जरा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कॉपी करते हैं ना, ताकि जरा सा और आसानी हो जाए, ठीक। अब क्या होगा, ये 2 यहाँ से चला जाएगा और एन यहाँ आ जाएगा, और एन की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है जनाब? 25, एन इक्वल टू 25, ठीक, यही जवाब सेलेक्ट किया गया, ठीक। फटाफट हो जाता, जमानी भी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, ठीक है साहब। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। आइए जनाब आगे चलते हैं। लेबोरेटरी मैनेजर हैंडेड ओवर अ सैंपल ऑफ क्लॉथ फॉर क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन टू अ जूनियर एनालिस्ट। एक लेबोरेटरी मैनेजर ने सैंपल दिया कपड़े का क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन के लिए अपने जूनियर एनालिस्ट को, एनालिसिस की गई और रिपोर्ट 2 ppm फॉर्मेलिन फैब्रिक में बताया गया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड इतना है, फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं। अल्टीमेट द मैनेजर सेड टू द एनालिस्ट, आई एम सॉरी आई गेव यू द रॉन्ग सैंपल। मैनेजर साहब ने माफी चाही, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको गलत सैंपल दे दिया। वाह भाई वाह, मुझे ये सैंपल, तो ये तो सैंपल एनालाइज करना ही नहीं था, मैंने गलत सैंपल दे दिया। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी एनालिसिस हुई? तो ये ग्रॉस एनालिसिस हुई। क्या आप कुछ भी कर लें इस एनालिसिस को, इससे दुरुस्त रिजल्ट आ ही नहीं सकते, सैंपल ही गलत है, कुछ और है। तो आपको नहीं, दुरुस्त सैंपल लेकर दोबारा एनालिसिस ही करनी पड़ेगी, इस पिछले सैंपल पे आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये ग्रॉस एरर हो गया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HPLC मोबाइल फेज आर ट्रू एक्सेप्ट, ये यानी मोबाइल फेज के बारे में बताया जा रहा है, क्या सिवाय, अजय एक्सेप्ट भी बार दफा होता है, ये सवाल मतलब जीआरई वगैरह में भी तरह पूछा था एक्सेप्ट, अब जल्दी में आपने एक्सेप्ट देखा नहीं, तो यानी इसके सिवाय है,
अब उसका मतलब ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव ढूंढना है आपने, और नेगेटिव को पॉजिटिव में ढूंढना है। क्या मतलब, ये पूछ रहे हैं कि एचपीएलसी मोबाइल फोन में सारी खसूसियात होती हैं सिवाय, पहली खसूसियत क्या है, प्योर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इट मस्ट रिएक्ट विद एनालाइट, ये नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी फिल्टर्ड, बिल्कुल होना चाहिए। डीगैस होना चाहिए, और एचपीएलसी ग्रेड का होना चाहिए, सब सही है। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन जो बोल्ड हुआ हुआ है, कि इसको एनालाइट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है, फॉलोइंग डिटेक्टर्स कैन बी यूज विद एचडीएलसी एक्सेप्ट। अच्छा, एचडीएलसी नहीं है साहब, ये एचपीएलसी। टाइपिंग में जरा जल्दी में हो गया काम, जल्दी का काम वाकई शैतान का होता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बिल्कुल दोनों यूवी भी और विजिबल भी बिल्कुल होते हैं। फ्लोरेसेंस भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बैलेंसेस जो होते हैं ना, जो हम जो बैलेंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस जो होता है, वेट बैलेंस नहीं होगा, वेइंग बैलेंस होगा। ये भी गलती होगी, चले अच्छा हुआ आज इस्लाह बहुत हो रही है माशाल्लाह, बड़ा फायदा हो रहा है आप लोगों के साथ। इलेक्ट्रो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस जो है, ये नहीं इस्तेमाल होता एचपीएलसी के डिटेक्टर के तौर पर, ठीक है। नवा सवाल क्या है, हाई वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स मीन। हाई वैल्यू अगर थ्योरेटिकल प्लेट्स की हो, उसका क्या मतलब है, तो ज्यादा थ्योरेटिकल प्लेट आ रही है, इम्प्रूव फ्लो रेट। तो ये फ्लो रेट का कमाल है नहीं साहब, क्योंकि फ्लो रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कॉलम का तो कमाल ही नहीं, फ्लो रेट का कमाल हुआ। तो ये तो प्रॉपर्टी कॉलम की है ना, थ्योरेटिकल प्लेट्स का ज्यादा होना। इम्प्रूव रेजोल्यूशन, तो अच्छा भाई, इम्प्रूव रेजोल्यूशन भी हो सकती है। हाई प्रेशर, तो बहुत प्रेशर मिल रहा है। प्रेशर क्या मिलता है, जब कॉलम पे हम फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो कॉलम प्रेशर ज्यादा बढ़ जाना शुरू कर देता है। ऐसी बात है, हम तेज भागेंगे तो सामने से आपको हवा भी तेजी से लगेगी, तो आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती है। लेसर स्टेशनरी फेस साइड्स आर इन्वॉल्व इन सेपरेशन। इस सेपरेशन में कम स्टेशनरी फेस की साइड इन्वॉल्व है, ये तो थ्योरेटिकल प्लेट्स कम होने की निशानी है। अगला है, मोर स्टेशनरी फेस साइड्स आर इन्वॉल्व इन सेपरेशन, ये दुरुस्त बात है, ठीक है, ये दुरुस्त बात है, सेपरेशन अच्छी है। अब इसमें दूसरा पार्ट है ना, इम्प्रूव रेजोल्यूशन, तो ये भी दुरुस्त हो सकता है अगर माना जाए, तो ये भी माने वही रखता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छे माने या क्योंकि बेस्ट आंसर बोला गया है, तो क्या है कि मोर स्टेशनरी पेज साइट्स आर इन्वॉल्व इन सेपरेशन। अगर कोई वो कर दे, इंप्रूव रेजोल्यूशन, इसको सेलेक्ट कर दे, उसका जवाब भी दुरुस्त माना जाएगा, ठीक है, उसका जवाब भी दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों कर दे तो भी जवाब दुरुस्त माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर शायद लिखा हुआ है चूज दी बेस्ट आंसर, तो एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट इसमें एक, बेस्ट वैसे एक ही होता है। ग्रेडियंट डिल्यूशन पंप्स आर यूज, ये 10वां है, फॉर ग्रेडियंट आपको बताया गया था कि 2 सॉल्वेंट या से ज्यादा सॉल्वेंट यूज होते हैं। फ्लो रेट बेहतर करना नहीं साहब। दूसरा, इंप्रूव सेपरेशन यूजिंग सिंगल सॉल्वेंट, नहीं, सिंगल सॉल्वेंट होता ही नहीं। इंप्रूव प्रिसीजन यूजिंग 2 सॉल्वेंट, जी हाँ बिल्कुल। गेटिंग हायर रिटेंशन टाइम, जरूरी नहीं है। नन अबव, ऐसा भी नहीं है। तो इंप्रूव प्रिसीजन यूजिंग 2 सॉल्वेंट, ये इसका जवाब हो सकता है। 2 सॉल्वेंट के इस्तेमाल करके हम प्रिसीजन बढ़ाना चाहते हैं। 11वां सवाल क्या है, चूज द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग एचपीएल। अब इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, दोनों से इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो अब वो क्या इनकरेक्ट है, ये भी सही हो गया जनाब, ये भी गलत था, नेसेसरीली होगा। प्योर, अच्छा पहला पोर्शन क्या है, प्योर फिल्टर एंड डीगैस मोबाइल फिल्टर यूज, तो बिल्कुल साहब ऐसा ही होता है, प्योर फिल्टर डीगैस मोबाइल फोन इस्तेमाल हो, ये इनकरेक्ट नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल इंट्रोड्यूस मस्ट नॉट नेसेसरी नोन, तो सैंपल इंट्रोड्यूस का वॉल्यूम पता पहले से ना हो, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है नहीं पता हो, क्योंकि हम लूप लगाते हैं तो जितना स्टैंडर्ड है उतना ही सैंपल होता है वहाँ। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, जो बिल्कुल हो सकते हैं इस्तेमाल, क्यों नहीं हो सकते। कॉलम ओवर आर नॉट नेसेसरी फॉर एन, अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज नॉट ओवर, कॉलम अवन, जल्दी जल्दी में बनाया ना, तो ये मसला हो गया। कॉलम अवन आर नॉट नेसेसरी फॉर एनालिसिस, बिल्कुल, यानी बास कॉलम ऐसे होते हैं कि उसको हमें प्री हीट करना पड़ता है तो वो सेपरेशन कर पाते हैं, तो उसको ओवन, कॉलम ओवन आते हैं उसके अंदर लगाया जाता है ताकि एक खास टेम्परेचर पर सेपरेशन करें, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी फॉर एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो इसको इनकरेक्ट तो नहीं कह सकते। नन ऑफ अब का मतलब इनमें कोई भी इनकरेक्ट बात नहीं है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है, थोड़ा समझने की बात है, वो खास नहीं। ऊपर दिए 4 ऑप्शन दुरुस्त हैं, तो इसका मतलब है कोई क्या क्या चीज है, इसमें से कोई भी नहीं, ठीक। आगे आरएफ वैल्यू के बारे में पूछा गया, टीएलसी का, तो एक 1.01 है, 2.3 है, 5.6 है, नन ऑफ दीज है, तो जनाब आरएफ वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो यहाँ कोई टेक्निकल, यहाँ कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं है, ये टेक्निकल सवाल है कि 0.23 एक ही वैल्यू है, अगर 0.23 के अलावा कोई और 1 से कम वैल्यू होती तो मसला था, आप नन ऑफ दीज लिख देते। मसलन 0.23 की जगह 2.3 होता है या 3.2 होता है, तो आप नन ऑफ दीज लिख सकते। लेकिन क्योंकि एक वैल्यू 0.23 है और वो 1 से छोटी है और आरएफ वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है,
तो 1 तक की वैल्यू अगर होती तो आप RF वैल्यू उसको सेलेक्ट कर लेते, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं, सिर्फ 0.23 1 से छोटी है, लिहाजा आप 0.23 लें। ठीक है, तो ये साहब हुआ आपका वो MCQs। इसको भी इंशाल्लाह मैं, अब तो इसकी इस्तेलाह भी माशाल्लाह हो गई है, तो इसको भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, अब मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त भी हो गया, आज तो कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया, आप लोगों के सवाल भी हुए, तो अब ये बात तय हो जाए कि मेरे ख्याल में ईद से पहले अगर हम एक दिन बैठ जाएं, मिल जाएं, तो मुनासिब रहेगा। स्कूल तक सवाल लोग पूछ रहे हैं, वो इस दफ़ा शामिल नहीं है, इंशाल्लाह वो सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई और बात? ठीक है, तो मेरे जहन में आ रहा था कि अगर हम जुमेरात के दिन, अगर हम इसी टाइम पे 9 बजे जुमेरात को, जो तारीख होगी वो 30 होगी, यानी बकरीद से 48 घंटे पहले। ठीक है, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर बाद में बढ़ जाएंगे। वो भी आप लोग, क्योंकि ये जो ऑनलाइन, बेसिकली ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता, ये जैसे काउंसलिंग होती है ना, आप लोग सवालात वहाँ भी पूछते हैं, डिपार्टमेंट में भी आके पूछते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको पूछने का मौका मिले, इसलिए ये वक्त रखा गया, वरना वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए ज़रूरत है। तो जुमेरात के दिन इंशाल्लाह कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, 9 बजे जुमेरात को इंशाल्लाह एक दफ़ा और आ जाएंगे, कोई और बात हो, कुछ और हो, तो आप जो है इंशाल्लाह जुमेरात को सुबह, जुमेरात को जो तारीख होगी वो होगी इंशाल्लाह 30 तारीख। ठीक है, 30 जुलाई 2020 को सुबह 9 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा इसी तरह डिस्कशन में शामिल जाएंगे। हो सकता है वो आपके सवालात पर है, अगर आप ज़्यादा बातें पूछें, ज़्यादा पढ़ पढ़ के आ जाए तो अच्छा। एक सवाल पूछा गया, पेपर कब होगा, तो मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है कब होगा, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है सितंबर में आपके पेपर्स हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा लैब का सेशन का मसला है, तो अब देखें यूनिवर्सिटी क्या तय करती है। हम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा प्रोग्राम तो ईद के फ़ौरन बाद लैब्स लेने का था, और सितंबर के महीने से पहले पहले ही एग्ज़ाम लेने का था। ठीक है, फिलिंदा ब्लैंक्स भी हो सकती हैं। देखिए सवालात जो है ना 3 नौइयत के होते हैं क्वेश्चन पेपर में। ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव से मुराद फिलिंदा ब्लैंक्स भी हैं, और क्या कहते हैं, MCQs भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, और दूसरी मुख्तलिफ क्रॉसवर्ड भी कभी कभी दिया गया है। क्रॉसवर्ड आप जानते हैं? चलें इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो नेक्स्ट क्लास में कोई क्रॉसवर्ड आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसी पे उसी वक्त सॉल्व करेंगे, तो क्रॉसवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब अपनी जगह पर उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और दूसरा सवाल जो नौइयत है वो है रीजनिंग होती है, रीजन्स होते हैं, तो वो आपको बताए जाएंगे। तीसरे जो सवाल होते हैं नौइयत, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। रीजन से मुराद शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर, शॉर्ट थोड़ा ही जवाब देना चाहिए, लंबा चौड़ा जवाब मुश्किल ही होती है। अगर उस पर आदमी नंबर देता भी है तो थोड़ा चिड़ चिड़ा के ही देता है कि पता नहीं, अब आपसे कोई आपका नाम पूछे, आपका मेरे दादा का नाम ये था, परदादा का ये था, और मैं वहाँ रहता हूँ, मैं यह खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता, और मैं ये पहनता हूँ और वो नहीं पहनता, और बीच में कहीं अपना नाम बता दें, तो ये अच्छा जवाब तो नहीं कहा जाता ना, तो क्या बोले नादान आदमी है। ठीक है, तो ये आप बता दें। ठीक है, और तीसरे सवाल जो मैंने आपसे कहा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, वो भी दिए जाते हैं। तो 3 तरह के सवाल आपके से होते हैं। मजीद कोई टॉपिक नहीं इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, जो आपको लेक्चर दे दिए गए उसी में से आपका सवाल होगा। मेरे पास 40 मार्क्स हैं। मोती रहमान साहब के भी लेक्चर हो सकता है शुरू हो चुके हों या आपको मिल जाएं, या हो सकता है वो मुझे भेज दें, तो वो भी हम आपको भेज देंगे। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी आपके लेक्चर कवर कर दिए, क्योंकि मोती साहब के लेक्चर उसके बाद आ जाएंगे, ताकि आप पहले से अपनी चीज़ों को, इसको उसकी तैयारी कर लें, कवरेज कर लें। और ईद के बाद मेरे ख्याल में 15 अगस्त से आप लोग रेडी रहें। अगर गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, तो हम, हो सकता है पहले यूनिवर्सिटी वाले हम एग्ज़ाम ले लें, या ये भी हो सकता है कि पहले हम लैब करा लें। दोनों काम हो सकते हैं। एक काम हो सकता है हम एग्ज़ाम ले लें, और एग्ज़ाम लेकर हम आपको जो है वो लैब अगला सेमेस्टर शुरू कर दें, और उसके साथ साथ हम वक्त किस्तों में बुला बुला कर हम लैब्स करा लें। ठीक है, और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वो कुछ गवर्नमेंट ने 15 सितंबर तक की डेट दी है, हो सकता है कि वो डेट पहले कर दें। ठीक है, मज़ीद न्यूमेरिकल भी करा दिए जाएँ तो ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मज़ीद न्यूमेरिकल करा दूँ, का वादा नहीं करता,
लेकिन आप लोग कुछ न्यूमेरिकल निकालें, लाएं, दे दें, तो उसी वक्त सॉल्व कर लेंगे जुमेरात वाले दिन। आप लोग ले आइए, लाके आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो हम जुमेरात वाले दिन सॉल्व कर देंगे, या पहले भेज दीजिए कि ये न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप उसको डिस्कस कर लें तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वरना क्योंकि मुझे बहुत सारी फाइनल की क्लासें भी देखनी होती हैं, तो उसके लेक्चर्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, उसकी एनिमेशन भी बनानी होती है। आप लोगों का काम तो मैंने पहले से कर लिया था, लेकिन अब दूसरों का काम अब चल रहा है साथ के साथ, तो मैं ज़रूरी समझता कि मैं टाइम निकाल पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि न्यूमेरिकल सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। और फिर वो असल में न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके टाइप करना, तो अगर आप ये काम करके दे देंगे ना कि टाइप वाइप करके आपने मुझे भेज दिया, तो बस कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा, तो सबको प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो आप लोग पूछने के कौन सा न्यूमेरिकल, अगर पहले से भेज देंगे तो अच्छा है, पहले से मैं एक डॉक्यूमेंट बना लूंगा, सॉल्व भी आपको बता देंगे, या उसी वक्त पूछ लीजिएगा, जैसा आप मुनासिब, ठीक है। मेरे ख्याल में हमारी बात काफ़ी हो गई, आज काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया माशाल्लाह से। तो क्लास ऑफ करते हैं, अब इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन सुबह 9 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।